નમસ્કાર મિત્રો, આજ રોજ મિતેશ ફાઉન્ડેશન ચેરિટેબલ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા સંસ્થાના એજ્યુકેટેડ ઇન્ડિયન સ્ટ્રોંગ ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટ પર એક સેશન કરવામાં આવ્યો કે આપણે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે 10મા અને 12મા પછી વિદ્યાર્થીઓને કરિયર ગાઈડન્સ માટેના લેક્ચર્સ વિલેજ પીપલમાં મળવા પોસિબલ નથી થઈ રહ્યા. સિટી એરિયામાં મળી રહી છે. વિલેજ પીપલ મતલબ વિલેજના છોકરીઓ માટે કરિયર ગાઈડન્સ મળી નથી શકતું. તો આજે ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના એજ્યુકેશન વિભાગના બીએડના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શિક્ષિત ભારતીય મજબૂત ભારત એજ્યુકેટેડ ઇન્ડિયન સ્ટ્રોંગ ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટના અંડરમાં સરાર વિલેજમાં એક નાનકડો પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો, જેની ફૂટેજ, જેના વિડીયોઝ, જેની માહિતી તમે આગળ જોઈ શકો છો. તો આ વિડીયોને એન્ડ સુધીને જુઓ, જેનાથી તમને ઘણી અનેક માહિતી, ઘણી અનેક જાણકારીઓ મળશે, જેનાથી તમારે શું ભણવું જોઈએ 10-12 પછી. તો આ બહુ અગત્યનો વિષય છે. જો તમને યોગ્ય લાગે તો અમારા આ વિડીયોઝને તમે તમારા મિત્રો, પરિવાર સુધીને શેર કરી શકો છો. ધન્યવાદ. सभी ने ऐसा सोचा है कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लोगे आगे चल के? सोचा है? तो मेरे को पहले बताओ, कॉमर्स कितने लोग लेने वाले हैं? रेज योर हैंड. हाथ ऊपर करके बता दो कि कॉमर्स कौन लेने वाला है. कोई भी नहीं, किसी को बिजनेस नहीं करना. अच्छा, सॉरी टू से मैं आपको बताऊंगा फिर एक्चुअली क्या है ये मसला है. तो माइनॉरिटीज में ऐसे काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से फर्दर एजुकेशन के लिए रिजल्ट ऑफ फाइनल 8th स्टैंडर्ड यानी कंप्लीट हो गया. ये इनका यूनिवर्सिटी है. નમસ્કાર મિત્રો, આજ રોજ મિતેશ ફાઉન્ડેશન ચેરિટેબલ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા સંસ્થાના એજ્યુકેટેડ ઇન્ડિયન સ્ટ્રોંગ ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટ પર એક સેશન કરવામાં આવ્યો કે આપણે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે 10મા અને 12મા પછી વિદ્યાર્થીઓને કરિયર ગાઈડન્સ માટેના લેક્ચર્સ વિલેજ પીપલમાં મળવા પોસિબલ નથી થઈ રહ્યા. સિટી એરિયામાં મળી રહી છે. વિલેજ પીપલ મતલબ વિલેજના છોકરીઓ માટે કરિયર ગાઈડન્સ મળી નથી શકતું. તો આજે ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના એજ્યુકેશન વિભાગના બીએડના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શિક્ષિત ભારતીય મજબૂત ભારત એજ્યુકેટેડ ઇન્ડિયન સ્ટ્રોંગ ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટના અંડરમાં સરાર વિલેજમાં એક નાનકડો પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો, જેની ફૂટેજ, જેના વિડીયોઝ, જેની માહિતી તમે આગળ જોઈ શકો છો. તો આ વિડીયોને એન્ડ સુધીને જુઓ, જેનાથી તમને ઘણી અનેક માહિતી, ઘણી અનેક જાણકારીઓ મળશે, જેનાથી તમારે શું ભણવું જોઈએ 10-12 પછી. તો આ બહુ અગત્યનો વિષય છે. જો તમને યોગ્ય લાગે તો અમારા આ વિડીયોઝને તમે તમારા મિત્રો, પરિવાર સુધીને શેર કરી શકો છો. ધન્યવાદ. सभी ने ऐसा सोचा है कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लोगे आगे चल के? सोचा है? तो मेरे को पहले बताओ, कॉमर्स कितने लोग लेने वाले हैं? रेज योर हैंड. हाथ ऊपर करके बता दो कि कॉमर्स कौन लेने वाला है. कोई भी नहीं, किसी को बिजनेस नहीं करना. अच्छा, सॉरी टू से मैं आपको बताऊंगा फिर एक्चुअली क्या है ये मसला है. तो माइनॉरिटीज में ऐसे काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से फर्दर एजुकेशन के लिए रिजल्ट ऑफ फाइनल 8th स्टैंडर्ड यानी कंप्लीट हो गया. ये इनका यूनिवर्सिटी है. तो लड़कियाँ खास करके उनको यहाँ से बस लिफ्ट करेगी और वहाँ पे ड्रॉप करेगी. और वहाँ से यहाँ पे नियर 2 स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं. एक पौर में है बलियादेव हाई स्कूल और दूसरा इतुला में है. तो क्या है कि बाय रेलवे अगर जाते हैं क्योंकि उनका रेलवे का पास अगर निकल जाता है तो पीएफ को स्कूल आ जाता है, अदरवाइज बस से नहीं जा सकते. तो सेकेंडरी ऑप्शन रखा हुआ है. 10th तक पढ़ते हो, उसके बाद आप जब 11th 12th में कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है. ठीक है, अभी अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट हो, साइंस में इंटरेस्ट हो, या सोशल साइंस या फिर ड्राइंग वगैरह करने में इंटरेस्ट आता हो, तो आप उसके थ्रू अपना आगे करियर कैसे बना सकते हो. ठीक है, आप आगे अगर आपको जॉब वगैरह करनी है, अगर आप आगे और पढ़ना चाहते हो तो आपको कैसे कर पाओ. इंजीनियर बनते हैं, है ना. इंजीनियरिंग के अलावा अगर आप साइंस लेते हो ना, अगर आप मैथ साइंस लेते हो, मैथ साइंस लेने के बाद आप कोई भी फील्ड में आगे जा सकते हो. कोई भी आगे फील्ड में जा सकते हो. आप कॉमर्स में भी शिफ्ट हो सकते हो. आप उसके अलावा जितने भी आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें भी शिफ्ट हो सकते हो. तो अगर आप मैथ साइंस लेते हो, हम पहले मैथ साइंस का लेके चलते हैं कि अगर आपने मैथ साइंस लिया, 4
सब्जेक्ट में हमने 11th में जाके बोर्ड होती कि पहला मैथ साइंस, दूसरा आप सिर्फ साइंस पढ़ते हो जिसमें आप बायो पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो। मैथ साइंस में आप मैथ्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो। उसके बाद आर्ट्स के सब्जेक्ट आते हैं, क्योंकि सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है ना, सब आर्ट्स में आएंगे। और उसके बाद एक तो कॉमर्स होता है। कॉमर्स सबसे पहले मैथ साइंस का लेते हैं, फिर बाकी जो मेरे फेलो फ्रेंड्स हैं वो आपको बताएंगे कि बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में कैसे होता है। तो अगर आप मैथ साइंस लेते हो तो पहली चीज़ तो हमको बताइए कि आप इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। अभी आप लोगों का पहला बोले कि हम पहले 10th तक पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, फिर जब 11th में अगर आप मैथ साइंस चूज करते हो, अगर आपको 10th तक में मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है, आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है और आप चाहते हो कि आप उसमें आगे करोगे, तो आप मैथ्स पहले चूज कर लो। उसके बाद मैथ्स के थ्रू आप अलग अलग करियर फील्ड में जा सकते हो। पहला कि आप बीएससी कर सकते हो, बीएससी इज बैचलर्स इन साइंस। तो उसमें आप पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट, अगर आपको केमिस्ट्री से करना है तो केमिस्ट्री, फिजिक्स से करना है तो फिजिक्स, मैथ से करना है तो मैथ। अगर आप मैथ साइंस के बच्चे हो तो आप बाकी दूसरे सब्जेक्ट जैसे जियोलॉजी, जियोग्राफी और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में भी इनरोल कर सकते हो, ठीक है। अभी हम ये समझते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हमको आगे बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजेंगे, तो हम बड़ौदा तक लेके चलते हैं। एमएसयू का नाम सुना है? वहाँ पे ये सारी फील्ड्स में आपको बेसिक एजुकेशन मिनिमल कॉस्ट में अवेलेबल हो सकती है, और वो हॉस्टल भी मिनिमल कॉस्ट में भी अवेलेबल करवाते हैं, और आप अप डाउन भी कर सकते हो क्योंकि आधे घंटे का ही रास्ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैथ साइंस लेते तो आप बी दैट इज बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, बी टेक दैट इज बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, ये अलग अलग फील्ड से कर सकते हो, ठीक है। ये सारे बैचलर्स के कोर्स हुए। ये सब करने के बाद आप ग्रेजुएट कहलाओगे, ठीक है। अभी जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम 10th तक पढ़ेंगे तो हम सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करे हुए कहलाएंगे। जब हम 12th तक पढ़ लेंगे तो हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करे हुए कहलाएंगे। अगर हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले तो हम ग्रेजुएट कहलाएंगे, ठीक है। तो बी और बीटेक करेंगे अगर, तो आप उसमें आगे फर्दर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारे फील्ड हैं। या तो आप इन्वायरमेंटल साइंस में जा सकते हो, पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है तो उसको कैसे रोकते हैं, तो गवर्नमेंट के अंदर प्रोजेक्ट होते हैं जिसकी हेल्प से आप उसको रोक सकते हो, तो उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, उसमें आगे काम करना चाहते हो। सब में सैलरी अपॉर्चुनिटी 30,000 से स्टार्ट होती है टिल 1 लाख जाती है पर मंथ, ठीक है। और गर्ल्स के लिए उसमें अलग से कोटा भी होता है। बॉयज़ के लिए अगर आपका कोई अलग से कोटा शेड्यूल्ड है, अगर आप जनरल के अलावा कहीं आते हो तो आपको वो कोटा भी मिलेगा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स, ये सारे कोर्स अगर करते हैं तो पहली चीज़ एमएसयू में सबसे हमारा नियरर है एमएसयू, उसमें अवेलेबल है। अगर एमएसयू से इंजीनियरिंग करनी है तो एक GSET करके एग्जाम होता है, दैट इज GSET, सॉरी गुजरात CUET, GUJCET, ठीक है। अगर आप उस एग्जाम को देते हो, अगर आप उसमें मिनिमम वो जितना क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि आपको उतने मार्क्स चाहिए, तो आप एमएसयू से इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक कोर्स होगा जो आप मैथ्स लेने के बाद कर सकते हो। सबको समझ आया कि क्या क्या हो सकता है, हम फर्दर अगर पढ़ेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं आगे। अब इसके बाद अगर आप बायो चूज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, ये कार्तिक सर आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप अब उन्हें बायो लेते हो तो फिर आगे आपके लिए क्या स्कोप है। तो 10th तक तो जैसा रिजल्ट ने कहा कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। उसके बाद 11th और 12th ऐसे स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं जिसमें आपके पास चॉइस आती है। चॉइस मतलब आप कुछ विषयों को, कुछ सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैम ने आपको बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बारे में, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। अब दूसरी स्ट्रीम आ जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। इस स्ट्रीम से आपके आगे कौन से फील्ड्स खुलते हैं, कौन से एग्जाम्स होते हैं जो आप दे सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो जो कोई भी बायो वाला अगर पहले बोलता है तो एक बोलता है कि डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले जो एग्जाम है दैट इज नीट, या फिर अगर गुजरात की बात करें तो आप दे सकते हो GUJSET। ये दोनों एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू आपको MBBS में, BDS में या जो भी डॉक्टर बनने के लिए कोर्सेज है उनमें एडमिशन मिलता है। अब सबसे पहला जो कोर्स है जिसके लिए हर कोई चाहत रखता है, बायो वाले जनरली चाहत जिस कोर्स के रखते हैं वो है MBBS, ठीक है।
MBBS से आप एक जनरल डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है, जनरल डॉक्टर मतलब अगर क्लिनिक खोलनी है और ट्रीट करना है बन सकते हो, लेकिन किसमें? इंग्लिश मेडिसिन सिस्टम में। इंग्लिश मेडिसिन सिस्टम मतलब जो एलोपैथी बोलते हैं ना, सुना है एलोपैथी? जो हम रेगुलर मेडिसिन खाते हैं ना, जो दवाई हम मेडिकल से लेते हैं, वो वाली मेडिसिन। और ये सारे ही डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं कि एक MBBS वाला ही डॉक्टर है, नहीं, एक होम्योपैथी वाला भी डॉक्टर है BHMS, एक BAMS आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है वो भी डॉक्टर है, और जो BUMS यूनानी है वो भी डॉक्टर है। उनके तरीके अलग अलग है लेकिन है सब के सब डॉक्टर, ठीक है। फिर आपका इसके बाद आ जाता है नीट एग्जाम के ही थ्रू मिलने वाला जो कोर्स है, दैट इज BPT। BPT होता है बेटा फिजियोथेरेपी। जो लोग एक्सरसाइज के थ्रू जो एक्सीडेंट होते हैं या कुछ भी ऐसी इंजरीज होती हैं उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू, थेरेपी के थ्रू, उनके लिए BPT कोर्स आता है। फिर आता है आपका BSc नर्सिंग, जिनको नर्सिंग में जाना था, नर्स बनना है या ऐसा कुछ है, उनके लिए ये कोर्स आ जाता है। अब जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है तब हमारे जो जानवरों के डॉक्टर हैं वो भी नीट के थ्रू अब मिलने लगता है। पहले ऐसा नहीं था, अलग पेपर होता था। अब उनके लिए भी हमारे पास 2 डिग्री कोर्स होते हैं, BBSc जिसको बोलते हैं या फिर BSc वेटनरी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी कोर्सेज जो हैं आपको नीट एग्जाम के थ्रू मिल सकते हैं। अब इतना तो हो गया ये नीट के बारे में, बायो लेकर के। फिर आप और कहाँ जा सकते हो? नॉर्मल जो आपका BSc कोर्स है, जिसके लिए जैसा कि मैम ने आपको कहा कि MSU सबसे पास में जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जो आधे घंटे की दूरी पे है, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप एटलीस्ट BSc के लिए जा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। BSc में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वैरायटी है, और BSc से आगे कर जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी BSc करना मतलब हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन तो आजकल हर एग्जाम को देने के लिए चाहिए ही चाहिए। गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, ज़्यादातर में ग्रेजुएशन चाहिए, तो उसके लिए आप BSc ले सकते हैं। BSc में सब्जेक्ट क्या है? बॉटनी, यानी जो पौधों से डील करे, जूलॉजी जो जानवरों से डील करे, एनवायरमेंटल जो आपके पर्यावरण यानी जो आपका वातावरण है उससे डील करे, ठीक है ना। और फिर इसमें और भी ब्रांचेस आ जाते हैं, ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप बायो लेकर के कर सकते हो। डॉक्टर में भी ऐसा कुछ नहीं है कि MBBS ही एक ऑप्शन है, बहुत से ऑप्शन हैं। फिर आपने जो ये नर्सिंग का देखा, जानवर के डॉक्टर का देखा, तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं जिनके साथ आप जा सकते हो, ठीक है। थैंक यू। નમસ્કાર મિત્રો, આજ રોજ મિતેશ ફાઉન્ડેશન ચેરિટેબલ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા સંસ્થાના એજ્યુકેટેડ ઇન્ડિયન સ્ટ્રોંગ ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટ પર એક સેશન કરવામાં આવ્યો કે આપણે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે 10મા અને 12મા પછી વિદ્યાર્થીઓને કરિયર ગાઈડન્સ માટેના લેક્ચર્સ વિલેજ પીપલમાં મળવા પોસિબલ નથી થઈ રહ્યા, સિટી એરિયામાં મળી રહી છે। વિલેજ પીપલ એટલે વિલેજના છોકરાઓ માટે કરિયર ગાઈડન્સ મળી નથી શકતું। તો આજે ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના એજ્યુકેશન વિભાગના BEdના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શિક્ષિત ભારતીય મજબૂત ભારત એજ્યુકેટેડ ઇન્ડિયન સ્ટ્રોંગ ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટના અંડરમાં સરાર વિલેજમાં એક નાનકડો પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો, જેની ફૂટેજ, જેના વિડીયોઝ, જેની માહિતી તમે આગળ જોઈ શકો છો। તો આ વિડીયોને એન્ડ સુધીને જુઓ, જેનાથી તમને ઘણી અનેક માહિતી, ઘણી અનેક જાણકારીઓ મળશે, જેનાથી તમારે શું ભણવું જોઈએ 10-12 પછી। તો આ બહુ અગત્યનો વિષય છે। જો તમને યોગ્ય લાગે તો અમારા આ વિડીયોઝને તમે તમારા મિત્રો પરિવાર સુધીને શેર કરી શકો છો। ધન્યવાદ। सभी ने ऐसा सोचा है कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लोगे आगे चलके? सोचा है? तो मेरे को पहले बताओ, कॉमर्स कितने लोग लेने वाले हैं? रेज योर हैंड, हाथ ऊपर करके बता दो कि कॉमर्स कौन लेने वाला है। कोई भी नहीं, किसी को बिजनेस नहीं करना। अच्छा, सॉरी टू से मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली क्या है ये मसला है, तो माइनॉरिटीज में ऐसे काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से फर्दर एजुकेशन के लिए दिस इज द फाइनल 8th स्टैंडर्ड यानी कंप्लीट हो गया, ये इनका यूनिवर्सिटी है। નમસ્કાર મિત્રો,
આજ રોજ મિતેશ ફાઉન્ડેશન ચેરિટેબલ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા સંસ્થાના એજ્યુકેટેડ ઇન્ડિયન સ્ટ્રોંગ ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટ પર એક સેશન કરવામાં આવ્યો કે આપણે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે 10મા અને 12મા પછી વિદ્યાર્થીઓને કરિયર ગાઈડન્સ માટેના લેક્ચર્સ વિલેજ પીપલમાં મળવા પોસિબલ નથી થઈ રહ્યા. સિટી એરિયામાં મળી રહી છે. વિલેજ પીપલ મતલબ વિલેજના છોકરાઓ માટે કરિયર ગાઈડન્સ મળી નથી શકતું. તો આજે ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના એજ્યુકેશન વિભાગના બીએડના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શિક્ષિત ભારતીય મજબૂત ભારત એજ્યુકેટેડ ઇન્ડિયન સ્ટ્રોંગ ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટના અંડરમાં સરાર વિલેજમાં એક નાનકડો પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો, જેની ફૂટેજ, જેના વિડીયોઝ, જેની માહિતી તમે આગળ જોઈ શકો છો. તો આ વિડીયોને એન્ડ સુધીને જુઓ, જેનાથી તમને ઘણી અનેક માહિતી, ઘણી અનેક જાણકારીઓ મળશે, જેનાથી તમારે શું ભણવું જોઈએ 10-12 પછી. તો આ બહુ અગત્યનો વિષય છે. જો તમને યોગ્ય લાગે તો અમારા આ વિડીયોઝને તમે તમારા મિત્રો પરિવાર સુધીને શેર કરી શકો છો. ધન્યવાદ. सभी ने ऐसा सोचा कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लोगे आगे चल के? सोचा है? तो मेरे को पहले बताओ, कॉमर्स कितने लोग लेने वाले हैं? रेज योर हैंड. हाथ ऊपर करके बता दो कि कॉमर्स कौन लेने वाला है. कोई भी नहीं, किसी को बिजनेस नहीं करना. अच्छा, सॉरी टू से मैं आपको बताऊंगा. एक्चुअली क्या है, ये कस्बा है तो माइनॉरिटीज में ऐसे काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं. तो यहाँ से फर्दर एजुकेशन के लिए दिस इज द फाइनल 8th स्टैंडर्ड यानी कंप्लीट हो गया. ये इनका यूनिवर्सिटी है. तो लड़कियाँ खास करके उनको यहाँ से बस लिफ्ट करेगी और वहाँ पे ड्रॉप करेगी और वहाँ से यहाँ पे नियर 2 स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं. एक कोर में है बलियादेव हाई स्कूल और दूसरा इतुला में है. तो क्या है कि बाय रेलवे अगर जाते हैं क्योंकि उनका रेलवे का पास अगर निकल जाता है तो पीएफ प्लस स्कूल आ जाता है, अदरवाइज बस से नहीं जा सकते. तो सेकेंडरी ऑप्शन रखा हुआ है. 10th तक पढ़ते हो, उसके बाद आप जब 11th 12th में कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है. ठीक है, अभी अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट हो, साइंस में इंटरेस्ट हो, या सोशल साइंस या फिर ड्राइंग वगैरह करने में इंटरेस्ट आता हो, तो आप उसके थ्रू अपना आगे करियर कैसे बना सकते हो. ठीक है, आप आगे अगर आपको जॉब वगैरह करनी है, अगर आप आगे और पढ़ना चाहते हो तो आपको कैसे कर पाओ. इंजीनियर बनते हैं, है ना. इंजीनियरिंग के अलावा अगर आप साइंस लेते हो ना, अगर आप मैथ साइंस लेते हो, मैथ साइंस लेने के बाद आप कोई भी फील्ड में आगे जा सकते हो. कोई भी आगे फील्ड में जा सकते हो. आप कॉमर्स में भी शिफ्ट हो सकते हो. आप उसके अलावा जितने भी आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें भी शिफ्ट हो सकते हो. तो अगर आप मैथ साइंस लेते हो, हम पहले मैथ साइंस का लेके चलते हैं कि अगर आपने मैथ साइंस लिया, 4 सब्जेक्ट हमने 11th में जाके बोर्ड हो कि पहला मैथ साइंस, दूसरा आप सिर्फ साइंस पढ़ते हो जिसमें आप बायो पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो. मैथ साइंस का मैथ्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो. उसके बाद आर्ट्स के सब्जेक्ट आते हैं. तो जो सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है ना, सब आर्ट्स में आएंगे. और उसके बाद एक तो कॉमर्स होता है. कॉमर्स सबसे पहले मैथ साइंस में लेते हैं, फिर बाकी जो मेरे फेलो फ्रेंड्स हैं वो आपको बताएंगे कि बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में कैसे होता है. तो अगर आप मैथ साइंस लेते हो तो पहली चीज़ तो हमको बताइए कि आप इंजीनियर बन सकते हो. ठीक है, अभी आप लोगों का पहला बोले कि हम पहले 10th तक पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, फिर जब 11th में अगर आप मैथ साइंस चूज करते हो, अगर आपको 10th तक में मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है, आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है और आप चाहते हो कि आप उसमें आगे करोगे, तो आप मैथ्स पहले चूज कर लो. उसके बाद मैथ्स के थ्रू आप अलग अलग करियर फील्ड में जा सकते हो. पहला कि आप बीएससी कर सकते हो. बीएससी इज बैचलर्स इन साइंस. तो उसमें आप पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट, अगर आपको केमिस्ट्री से करना है तो केमिस्ट्री, फिजिक्स से करना है तो फिजिक्स, मैथ से करना है तो मैथ. अगर आप मैथ साइंस के बच्चे हो तो आप बाकी दूसरे सब्जेक्ट जैसे जियोलॉजी, जियोग्राफी और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में भी इनरोल कर सकते हो. ठीक है, अभी हमें समझते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हमको आगे बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजेंगे, तो हम बड़ौदा तक लेके चलते हैं. एमएसयू का नाम सुना है? वहाँ पे ये सारी फील्ड्स में आपको बेसिक एजुकेशन मिनिमल कॉस्ट में अवेलेबल हो सकती है. और वो हॉस्टल भी मिनिमल कॉस्ट में भी अवेलेबल करवाते हैं. और आप अप डाउन भी कर सकते हो क्योंकि आधे घंटे का ही रास्ता है. ठीक है, इसके अलावा अगर मैथ साइंस लेते तो आप बी दैट इज बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, बी टेक दैट इज बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, ये अलग अलग फील्ड से कर सकते हैं. ठीक है, ये सारे बैचलर्स के कोर्स हुए. ये सब करने के बाद आप ग्रेजुएट कहलाओ. ठीक है, अभी जैसे हम
स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम 10th तक पढ़ेंगे तो हम सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करे हुए कहलाएंगे। जब हम 12th तक पढ़ लेंगे तो हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करे हुए कहलाएंगे। अगर हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते तो हम ग्रेजुएट कहलाएंगे। ठीक है, तो बी और बीटेक करेंगे अगर, तो आप उसमें आगे फर्दर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारे फील्ड हैं। या तो आप इन्वायरमेंटल साइंस में जा सकते हो, पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है तो उसको कैसे रोकते हैं, तो गवर्नमेंट के अंदर प्रोजेक्ट होते हैं जिसकी हेल्प से आप उसको रोक सकते हो। तो उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आप उसमें आगे काम करना चाहते हो। सब में सैलरी अपॉर्चुनिटी 30,000 से स्टार्ट होती है टिल 1 लाख जाती है पर मंथ। ठीक है, और गर्ल्स के लिए उसमें अलग से कोटा भी होता है। बॉयज़ के लिए अगर आपका कोई अलग से कोटा शेड्यूल्ड है, अगर आप जनरल के अलावा कहीं आते हैं तो आपको वो कोटा भी मिलेगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स, ये सारे कोर्स अगर करने हैं तो पहली चीज़ एमएसयू में सबसे हमारा नियरर है, एमएसयू उसमें अवेलेबल है। अगर एमएसयू से इंजीनियरिंग करनी है तो एक GSET करके एग्जाम होता है, दैट इज GSET, सॉरी गुजरात CUET, GUJCET। ठीक है, अगर आप उस एग्जाम को देते हो, अगर आप उसमें मिनिमम वो जितना क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि आपको उतने मार्क्स चाहिए, तो आप एमएसयू से इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक कोर्स होगा जो आप मैथ्स लेने के बाद कर सकते हो। सबको समझ आया कि क्या क्या हो सकता है, हम फर्दर अगर पढ़ेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं आगे। और इसके बाद अगर आप बायो चूज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, ये कार्तिक सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप अब उन्हें बायो लेते हो तो फिर आगे आपके लिए क्या स्कोप है। तो 10th तक तो जैसा रिजल्ट में कहा कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, उसके बाद 11th और 12th ऐसे स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं जिसमें आपके पास चॉइस आती है। चॉइस मतलब आप कुछ विषयों को, कुछ सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैम ने आपको बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बारे में, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। अब दूसरी स्ट्रीम आ जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, इस स्ट्रीम से आपके आगे कौन से फील्ड्स मिलते हैं, कौन से एग्जाम्स होते हैं जो आप दे सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो जो कोई भी बायो वाला अगर पहले बोलता है तो एक बोलता है कि डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले एग्जाम है दैट इज नीट। या फिर अगर गुजरात की बात करें तो आप दे सकते हो GUJSET। ये दोनों एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू आपको MBBS में, BDS में या जो भी डॉक्टर बनने के लिए कोर्सेज है उनमें एडमिशन मिलता है। अब सबसे पहला जो कोर्स है जिसके लिए हर कोई चाहत रखता है, बायो वाले जनरली चाहत जिस कोर्स के रखते हैं वो है MBBS। ठीक है, MBBS से आप एक जनरल डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, जनरल डॉक्टर मतलब अगर क्लिनिक खोलनी है और ट्रीट करना है बन सकते हो, लेकिन किसमें? इंग्लिश मेडिसिन सिस्टम में। इंग्लिश मेडिसिन सिस्टम मतलब जो एलोपैथी बोलते हैं, सुना है एलोपैथी? जो हम रेगुलर मेडिसिन खाते हैं ना, जो दवाई हम मेडिकल से लेते हैं, वो वाली मेडिसिन। और ये सारे ही डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं कि एक MBBS वाला ही डॉक्टर है, नहीं, एक होम्योपैथी वाला भी डॉक्टर है BHMS, एक BAMS आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है वो भी डॉक्टर है, और जो BUMS यूनानी है वो भी डॉक्टर है। उनके तरीके अलग अलग हैं लेकिन है सबके सब डॉक्टर। ठीक है, फिर आपका इसके बाद आ जाता है नीट एग्जाम के ही थ्रू मिलने वाला जो कोर्स है दैट इज DPT। DPT होता है बेटा फिजियोथेरेपी। जो लोग एक्सरसाइज के थ्रू जो एक्सीडेंट होते हैं या कुछ भी ऐसी इंजरीज होती हैं उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू, थेरेपी के थ्रू, उनके लिए DPT कोर्स आता है। फिर आता है आपका BSc नर्सिंग, जिनको नर्सिंग में जाना है, नर्स बनना है या ऐसा कुछ है, उनके लिए ये कोर्स आ जाता है। अब जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है तब हमारे जो जानवरों के डॉक्टर हैं वो भी नीट के थ्रू अब मिलने लगता है। पहले ऐसा नहीं था, अलग पेपर होता था। अब उनके लिए भी हमारे पास 2 डिग्री कोर्स होते हैं, BBSc जिसको बोलते हैं या फिर BSc वेटनरी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी कोर्सेज जो हैं आपको नीट एग्जाम के थ्रू मिल सकते हैं। अब इतना तो हो गया ये नीट के बारे में बायो लेकर के।
फिर आप और कहाँ जा सकते हो, नॉर्मल जो आपका बीएससी कोर्स है, जिसके लिए जैसा कि मैम ने आपको कहा कि एमएसयू सबसे पास में जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जो आधे घंटे की दूरी पे है, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप एटलीस्ट बीएससी के लिए जा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। बीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वैरायटी है, और बीएससी से आगे कर क्या सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, ठीक है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी बीएससी करना मतलब हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन तो आजकल हर एग्जाम को देने के लिए चाहिए ही चाहिए। गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, ज़्यादातर में ग्रेजुएशन चाहिए, तो इसके लिए आप बीएससी ले सकते हैं। बीएससी में सब्जेक्ट क्या है, बॉटनी, यानी जो पौधों से डील करे, जूलॉजी जो जानवरों से डील करे, एनवायरमेंटल जो आपके पर्यावरण यानी जो आपका वातावरण है उससे रिलेटेड, ठीक है ना। और फिर इसमें और भी ब्रांचेस आ जाते हैं, ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप बायो लेकर के कर सकते हो। डॉक्टर में भी ऐसा कुछ नहीं है कि एमबीबीएस ही एक ऑप्शन है, बहुत से ऑप्शन है। फिर आपने जो ये नर्सिंग का देखा, जानवर के डॉक्टर का देखा, तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है जिनके साथ आप जा सकते हो, ठीक है। थैंक यू। કોને એવું છે કે ચલો અમને ઘરેથી બી જો ના પડશે તો બી અમે ગમે તેમ કરીને ભણવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ, એવું કોણ છે? ઈચ્છા છે ને તમને ભણવાની આગળ? તો ચલો આ તો આપણે પેલી 10મું ફીટ તમને પહેલે પહોંચવું પડશે ને અહીંયા સુધી, બરાબર? જો તમારા ઘરવાળા એવું હોય કે તમે ફોર્સ કરતા કે ના દીકરા તમે નથી જાઓ, તમને ના બેટી તમને અમે નહીં ભણાવીએ, તો તમે શું કરી શકો એના બદલે? તમારા જોડે તમારા શિક્ષકો છે, બરાબર? એમનું માર્ગદર્શન લો, તમે ઘરે બેસીને બી ભણતર કરી શકો છો। તમારે કાંઈ બી શિક્ષણમાં તમે ખૂટતું લાગતું કે અમે નથી સમજાવતું, તમારા શિક્ષકો એટલા સારા છે, એમનો કોન્ટેક્ટ કરો, એમની જોડેથી માર્ગદર્શન લઈને તમે ભણો, ઘરે બેસીને બી તમે કરી શકો છો। તમારામાં જો ધગસ હશે તો તમે 10મું બી આરામથી પાસ કરી શકો। હવે ચલો 10મું પાસ બી થઈ ગયું, પણ આગળ શું, કેવી રીતે વિષય લેવાના? ઘણા છોકરાઓ એવું વિચારતા હોય કે ઓછા ટકા આવ્યા તો ચલો આર્ટ્સ લઈ લઈશું, માધ્યમિક આવ્યા જેમ કે 70-80 ટકા આવ્યા કે ચલો અમારે એટલા હવે કોમર્સ લઈ લઈએ, અમારી સાયન્સ લેવાની નથી। બીજા શું કરશે કે અમે બહુ સરસ બધાના પર્સન્ટેજ આવી ગયા છે તો ચલો સાયન્સ લઈએ, પણ એ રીતે ખરેખર કરવાનું નહીં, એ ખોટી વાત છે। તમારું જ્યાં રસ હશે તે જ વિષય ચૂઝ કરવાનો। જેમ કે તમને આમને સર કીધું, ઘણી બધી ફિલ્ડ કીધી કે આવું તમે કરી શકો, બરાબર? હવે તમને ચૂઝ કરવાનું કે તમને શું ગમે છે એ પ્રમાણે તમને ભણતરની આગળ લેવાની। જેમ કે તમને મેડમે કીધું એન્જિનિયર બની શકો છો, પછી ઘણી બધી શિક્ષકની બી કોર્સ કરી શકો છો, સાયન્સમાં જેમ સર કીધું ડૉક્ટર કરવું તો તેના માટે સાયન્સ લેવાનું। એટલે તમે હજી કોમર્સ અને આર્ટ્સ ક્યાં ચૂઝ કરો, કયો સબ્જેક્ટ ચૂઝ કરવાનું, કઈ ફિલ્ડ ચૂઝ કરવાની, એ લોકો તમને સમજાવશે। હવે બીજી વાત, 12મું બી તમે 10માની જેમ કરી શકો છો, બરાબર? હવે તમને જો કોલેજ ઘર બેઠા કરવું હોય, બરાબર, તમને ચલો કે પેરેન્ટ્સ કહે છે કે હજી ત્યાં નહીં જાઓ, ઘરે કેવી રીતે કરશો? એક્સટર્નલ તરીકે બી કરી શકો છો, ઘર બેઠા એ તો કોલેજ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે કે ઘર બેઠા તમને કોલેજ પ્રોવાઈડ મળી જશે। ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ કરીને બી આવે છે, જેમ કે ઇગ્નુ એના માટે બેસ્ટ છે। ઓનલાઈન તમે ક્યાં જવાની યુનિવર્સિટીમાં એટલે ધક્કા ખાવાની બી જરૂર નહીં પડે એટલી બધી, ઘર બેઠા ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી અથવા તમારે જઈને ઝેરોક્સ કરવા જઈ છે સાયબર કેફે, તમને ખ્યાલ છે બધાને? ખ્યાલ છે સાયબર કેફે સમજ્યું છે ક્યારે? સ્કોલરશિપનો ફોર્મ ભરાવા જાઓ છો કે કમ્પ્યુટર વાળા પાસે જાઓ છો ને, તે સાયબર કેફે વાળા, ત્યાંથી તમે ઇગ્નુ માટે ફોર્મ ભરી શકો। એવી બહુ બધી યુનિવર્સિટીઝ છે જે ઓનલાઈન તમને ફોર્મ ભરવા આપશે અને તમે ઘર બેઠા તૈયારી કરી શકશો। પછી તમે ખાલી એવું હોય કે હવે એક્ઝામ છે, એ લોકો તમને સિલેબસ બી આપશે કે બેટા તમને આટલું વાંચીને તૈયારી કરી લેવાની, પછી જ્યારે એક્ઝામ હોય ત્યાં જઈને ખાલી એક્ઝામ આપી શકશો। તમે તમારી ગ્રેજ્યુએશન, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન આ બધું જ આવી રીતે કરી શકો છો, અને તમને ઘરે બી રહેવાનું રહી જશે, તમારે એવું બી ફોર્સફુલી નહીં થાય, તમે ભણી પણ શકો। મેઇન તમારા ઉપર ધગસ છે, જો તમારે ધગસ હશે તો જ તમે એટલું બધું કરી શકશો, બરાબર? હવે ચલો આ બધીમાં બી અમુક જ્યાં તમે રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ તરીકે કરશો તો સારી યુનિવર્સિટીમાં બધામાં એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ હશે, તો એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટની તૈયારી કેવી રીતે કરવાની? એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ માટે શું હોય, પહેલે કે તમે જે ભણી ચૂક્યા છો ને, જેટલું બી ચલો કે 12માંથી બનેલા, મેં સાયન્સ લીધું છે તો સાયન્સનું મને જેટલું રહેશે એ બરોબર મને તૈયારી રાખવાની, પછી એનાથી રિલેટેડ તમે એ એન્ટ્રન્સના વિષય પર ક્વેશ્ચન પૂછાશે, થોડુંક તમારી જનરલ નોલેજ હશે, થોડુંક પછી વધારે અપ લેવલ તમે જો ભણ્યા ને તો થોડુંક અવરું હોય, કે એ લોકો બી પાસે બહુ બધા છોકરાઓ આવતા હોય, તમે આ એક સ્કૂલ છે, એ તો ઘણી બધી સ્કૂલ હશે જે યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લેવા આવશે, તો એ લોકોને બી રહ્યો છું તેનું નામ કેવી રીતે આગળ વધારવું છે,
આજે ઘરે જઈને બધા આ વસ્તુ પર વિચારશે અને તમારે જે આ ટીચર્સ છે તે લોકોને બી કાલે આવીને કહેશે કે મેમ કાલે અમે લોકો આ શીખ્યા તેનાથી અમે આવું વિચાર્યું છે કે આગળ મારે આ ભણવાની ઈચ્છા છે અને આ મારે આ રીતે બનવું છે કે આગળ તમને હ્યુમેનિટીઝ એટલે કે આર્ટ્સ એના વિશે રાધિકા મેમ તમને કહેશે કે आप सबने अभी साइंस और कॉमर्स के बारे में सबने डिटेल में देखे साइंस के हमने दोनों स्ट्रीम देखी पीसीबी पीसीएम और कॉमर्स के बारे में भी हमने देखा पर आर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में जब तक हम उसमें नहीं जाते तब तक हमें नहीं पता होता कि उसमें है क्या सबने ये देखा कि आर्ट्स मतलब ये करो और खत्म पर अभी हम देखेंगे ये कितनी चीज़ों में हो सकता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है हम 10th के बाद अगर हम आर्ट्स ले रहे हैं अगर आपको 10th तक लैंग्वेज अच्छी है हिंदी इंग्लिश या फिर सोशल साइंस आपको पसंद है तो आप इसके बाद आर्ट्स चूज कर सकते हैं और आर्ट्स खाली लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के बीच में नहीं आपका इंटरेस्ट किस चीज़ है फॉर एग्जाम्पल हम अभी ये नहीं सोच रहे कि आपको बनना क्या है पहले देखते हैं आपको बनना क्या है हम क्या क्या बन सकते हैं पहले देखते फॉर एग्जाम्पल आपको टीचर बनना है टीचर आप किसी भी फील्ड के बाद बन सकते हैं तो आर्ट्स में ये करने के बाद आप उसके साथ बीएड करें तो आप टीचर बन सकते हैं और बीए बहुत सारे सब्जेक्ट में होता है 18 से 20 सब्जेक्ट्स में होता है फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में होता है पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी जियोलॉजी आर्कियोलॉजी वो है जब हम खोद की जमीन में से पुरानी चीज़ें निकालते हैं वो आर्कियोलॉजी ये सब हिस्ट्री ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट है इसके बारे में हम स्टडी करना भी है अब इसके बाद आता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ये भी है आर्ट से पर फाइन आर्ट है इसमें हम क्या पढ़ेंगे आर्ट की वो जो हिस्ट्री है आर्ट के बारे में उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे म्यूजियम के बारे में पता है जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी होती उन सब के बारे में भी स्टडी यहाँ पे होती है म्यूजियोलॉजी स्कल्पचर जो मूर्तियाँ बनाते हैं जो लोग वो भी यहाँ पे होती है तो अगर आपको इनमें से कुछ बनना है तब भी आप आर्ट ले सकते हैं लैंग्वेज पे काम करके स्कल्पचर प्रिंटिंग पेंटिंग वो सब इसमें आएंगे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नाम से ही समझ हम कुछ करके दिखाएंगे तो डांस ड्रामा और म्यूजिक इन तीनों चीज़ में होता है बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और फाइन आर्ट्स में आप थिएटर जिसको अगर ड्रामा नाटक करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो इसमें भी ले सकते हैं उसके बाद LLB किसी को लॉयर बनने में इंटरेस्ट हो लॉयर एडवोकेट जज तो उसके लिए LLB के एग्जाम होता है पर LLB खाली नहीं कर सकते तो या तो LLB के साथ BA होगा LLB 3 ईयर का कोर्स है और BA भी 3 ईयर का तो या तो हम इन्हें अलग अलग करें अदरवाइज एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें हम ग्रेजुएशन आर्ट्स में और LLB साथ में कर सकते हैं 5 ईयर्स के और उसके बाद हम बाहर काउंसिल का एग्जाम देके एडवोकेट बन जाए अगर हमें जज बनना है तो उसके बाद हम जुडिशरी की एग्जाम होती है और उसके बाद हम जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों ने होटल मैनेजमेंट फ्लाइट अटेंडेंट इवेंट वहाँ पे आसपास अगर कोई फंक्शन होता है हम कोई सर्विस को बुलाते हैं ना आप ये सब लगा दो सारा अरेंजमेंट आप कर लेना उसके पैसे उसके लिए भी कोर्स होते हैं वो पैसे अब मैनेजमेंट में इवेंट मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट में होता है होटल के अंदर जो भी काम होता है स्टाफ का आना गेस्ट का आना कोई भी सामान सब चीज़ों का एक डिटेल कोर्स होता है वो इसमें है इन 3 के बाद आप BEd तीनों के बाद कर सकते हो तो ये हमारे बेसिक कोर्स है जो हम आर्ट्स के बाद कर सकते हैं इसके बाद BEd में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जैसे इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल एनालिसिस पॉलिटिक्स जर्नलिज्म जो रिपोर्टर है आपने न्यूज़ देखा होगा जो न्यूज़ लिखते हैं न्यूज़ बोलते हैं और न्यूज़ लेके आते हैं तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं ये तीनों जर्नलिज्म में आते हैं इसमें बैचलर मास्टर्स दोनों होते हैं BJS बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इसमें मास्टर्स
फिर होता है मास्टर ऑफ जर्नलिज्म, मास्टर मैनेजमेंट। ये बेसिक कोर्स है। अब इनमें कुछ डिटेल कोर्स जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया और ह्यूमैनिटीज के कोर्स, वो आपको काफ़ी डिटेल એટલે તમારા જેવા જ બાળકોને હું ભણાવું તો હું સામાજિક વિજ્ઞાન ભણાવું છું અને ઇકોનોમિક્સ. તો જેમ કે રાધિકા મેડમે કીધું કે તમે બીએ કરીને ઇકોનોમિક્સ પણ કરી શકો છો, પણ આ ઇકોનોમિક્સ છે શું? અર્થશાસ્ત્ર સાંભળ્યું છે હે ને? શું ભણ્યું આપણે અર્થશાસ્ત્રમાં? ખબર છે શાના વિશે ભણીએ? અર્થ, અચ્છા પૈસા તો બધાને ખબર છે ને, પૈસા, વેલ્થ, મની. તો આ બધું જે આપણે ભણીએ ને એ આપણે અર્થશાસ્ત્રમાં ભણીએ. તો અગર તમારે 8મું ધોરણ ભણો, 10મા પછી અગર તમે આર્ટ્સ લેશો, અગર તમે કોમર્સ લેશો તો આખું એક સબ્જેક્ટ આવશે અર્થશાસ્ત્ર, ઇકોનોમિક્સ. અગર તમે આર્ટ્સ લો છો, કોમર્સ લો છો, ભણવા માટે તો તમે ભણી ગયા 12મા સુધી, પણ પછી તમને શું જોબ મળશે કે તમે હવે ઇકોનોમિક્સ લીધું તમારું ડિસિઝન સાચું પડે એના માટે હું તમને માર્ગદર્શન આપીશ. ઓકે, તો અગર તમે ઇકોનોમિક્સ લો છો જેને આપણે અર્થશાસ્ત્ર કહેવાય, જો આજે બધા ઘરે જઈને સર્ચ કરજો કે ઇકોનોમિક્સ સબ્જેક્ટ શું છે, એમાં કઈ કઈ ફિલ્ડ આવે છે. ઓકે, અને હું તમને થોડી ફિલ્ડ કહી દઉં છું. તો પહેલાં તો આપણે બેચલર ઓફ આર્ટ્સ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, એમાં તમે પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટ કયો લેશો તો કે ઇકોનોમિક્સ છે, પોલિટિકલ સાયન્સ છે, હિસ્ટ્રી છે, આ બધા વિષયો તમે ભણો છો. ઓકે, અગર તમે ઇકોનોમિક્સ લેશો તો સૌથી પહેલાં તો તમારા માટે જોબ ખુલશે સારી, જે બધી વેલ્થ વાળી છે. બેંક જાઓ છો બધા, બેંક જોઈ તો હશે જ હે, પૈસા લેવાનું, પૈસા આપવાનું, યા પછી આપણે આપણી એફડી કરાવીએ ને, પૈસા ત્યાં જમા કરીએ અને 5 વર્ષ માટે મૂકી દઈએ. એ બધું જે સંભાળવાનું કામ છે બધું કોણ કરશે? તો જે લોકો ઇકોનોમિક્સ લીધું હશે, જે લોકો કોમર્સ લીધું હશે, અકાઉન્ટન્ટ હશે, એ બધા લોકો આ કામ કરશે હે ને. તો એના માટે તમારે ઇકોનોમિક્સ ભણવું પડશે. ઓકે, તો એક ઇકોનોમિક્સની આ વસ્તુ છે કે તમે બેંકમાં નોકરી કરી શકશો. બેંકમાં તો નોકરી કરવું સારું ને, કેમ કે લોકોનો પગાર પણ બહુ સારો. ઓકે, હવે ઇકોનોમિક્સ લઈને બીજું શું કરી શકો? રિસર્ચ કરી શકીએ છીએ, સંશોધન હે ને, સંશોધન મતલબ કે હવે તમે નવા વિષયો પર ખોજ કરશો કે ચલો વેલ્થ છે તો હવે આના પર આપણે શું ખોજ કરી શકીએ છીએ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું તમને ખબર છે છોકરાઓ? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નહીં સાંભળ્યું કંઈ વાંધો નહીં, ન્યૂઝપેપર વાંચશો ને તેમાં બહુ બધી ન્યૂઝ આવશે કે અંબાણીએ આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું કે રિલાયન્સ વાળાએ આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું. તો એ બધું છે ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાતો છે. હજુ તમારા માટે બધા નવા શબ્દો છે, પણ એ તમારા માટે હોમવર્ક છે કે આજે ઘરે જઈને શું કરીશું તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે જાણીશું, બેંકમાં શું નોકરી હોય છે એ આપણે જાણીશું હે ને. ઓકે, બીજું આપણે શું કરીએ કે તમારે અહીંયા બહુ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે હે ને, અહીંયા કંપની છે ને તમારા ગામમાં જ, તો હવે કંપનીમાં જોબ કરવા માટે પણ તમારે આ જે ઇકોનોમિક્સ ભણશો ને એ કામ લાગશે. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે તો એમાં ઇકોનોમિક્સની જરૂર હોય છે, ઇકોનોમિક્સની. એગ્રીકલ્ચરમાં ઇકોનોમિક્સની જરૂર હોય છે. તો આ સબ્જેક્ટ તમે લો અને આમાં બહુ જ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. ઓકે, થેન્ક યુ. તો પ્રશ્ન છે? गुड मॉर्निंग जैसे हम समझते हैं एक वर्ड है इंग्लिश का, ठीक है? इंग्लिश पूरे दुनिया में एक लैंग्वेज है, भाषा है, पर इंडिया में इंग्लिश क्या है? एक कला है, एक स्किल है, एक टैलेंट है. आपको इंग्लिश आती है, आप सड़क पे चले जाओ, आप इंग्लिश बोलो, लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ाई की होगी, क्या डिग्री करी होगी, कैसा पढ़ा होगा, कितना पढ़ा नहीं होगा, कि इंग्लिश बोल रहे हैं. वहीं आप दूसरे देशों में चले जाओ, इंग्लिश का इतना नहीं है. पर इंडिया में अगर हम देखें तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा स्कोप है. बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंग्लिश में कर सकते हो. दूसरी डिग्रीज में या फिर दूसरे कोर्सेज में शायद आपको डिग्री मिलने के बाद और जॉब मिलने के बाद पता चलेगा. इंग्लिश में आपको बिना किसी डिग्री के, बिना किसी जॉब के भी आपको पता मिल सकती है. चलो देखते हैं कैसे. सबसे पहले डिग्री देखते हैं क्या होती है. BA होती है, बैचलर्स इन एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज. अब इसके अंदर आप पढ़ सकते हो इंग्लिश के थ्रू B.Ed कर सकते हो. BA के बाद जो आप सिंपल बनते हो टीचर, ठीक है? BA के बाद मास्टर कर सकते हो, फिर बनते हो B.Ed टीचर. तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज हम देखें तो एक ही चीज़ दिमाग में आपकी टीचर. और किसी को पता है आप क्या कर सकते हो इंग्लिश पढ़ के? क्या पता है किसी को?
कोई और ऐसी जॉब, कोई और ऐसी जगह जहाँ पे आप इंग्लिश से घुस सकते हो? नहीं आती ना दिमाग में? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो हमने ये पढ़ा DJMC, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर इंग्लिश आपको कितनी जॉब देती है आप ये देखो। शुरू करते हैं। एक न्यूज़ चैनल के लिए चाहिए होता है एडिटर। ये कौन करता है? लैंग्वेज वाला। इंडिया में कितनी इंग्लिश न्यूज़ चैनल से आप देखो, ठीक है, कितनी हिंदी चैनल से, हिंदी के लिए हिंदी लैंग्वेज वाले करते हैं, पर इंग्लिश चैनल के लिए कौन करेगा? इंग्लिश वाले करेंगे। उसके बाद चाहिए होता है कंटेंट राइटर। अब कंटेंट राइटर क्या होता है? किसी जगह कोई न्यूज़ बन गई, ठीक है, प्रधानमंत्री कहीं आ गए, न्यूज़ बन गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, न्यूज़ बन गई, कुछ अलग हुआ, न्यूज़ बन गई, उसको बताने का एक तरीका होता है। आप सीधे जाके नहीं बोल सकते कि ऐसा 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 हुआ। एक लिखने का एक तरीका होता है, वो लिखने का तरीका आपको सिखाता है इंग्लिश लैंग्वेज, कंटेंट राइटर। फिर आप बन सकते हो पब्लिशर। पब्लिशर क्या करता है? पब्लिशर पता है किसको क्या होता है? पब्लिशर पता है? आपने बुक देखी है अपनी, उस बुक के अंदर स्टोरीज होती है, चैप्टर्स होते हैं, वो सब किसी न किसी ने लिखे हैं, कोई ना कोई स्टोरी किसी ने लिखी है। एक आप अपनी स्टोरी लिखते हो, उसको मार्केट में अवेलेबल कराते हो, पब्लिश करते हो। एक बार जब वो बुक मार्केट में निकल जाती है, उसके बाद आपकी कमाई उस बुक से कभी नहीं रुकती। जितने उस बुक की कॉपीज बिकेगी उतना आपको पैसा मिलेगा। समझे? ये होता है पब्लिशर। अब कंटेंट राइटर आपको समझ में आ गया, एडिटर आपको समझ में आ गया। और क्या कर सकते हैं इंग्लिश में? टीचिंग देखते हैं। सबसे पहले स्कूल में टीचर, ठीक है, उसके बाद प्राइवेट टीचर, उसके बाद फॉरेन में अगर जाना है आपको, जैसे कि US जाना है, UK जाना है, तो एक एग्जाम देनी पड़ती है आपको। चाहे जाना हो पढ़ाई के लिए, आपको चाहे जाना हो नौकरी के लिए, आपको चाहे जाना हो किसी और काम के लिए, एक एग्जाम आती है IELTS, ठीक है। ये एग्जाम आपको देनी पड़ती है और इस एग्जाम की ऑल ओवर इंडिया कोचिंग चलती है और एक आदमी की 20-50 हज़ार से ज़्यादा लेके 1 लाख तक जाती है। सिर्फ ये कोचिंग कराने की फीस इतनी है, तो आप IELTS के टीचर बन सकते हो। एक स्टूडेंट का चार्ज करो 50,000, कोई आपको मना नहीं करेगा, सिर्फ IELTS कराने का। इतनी एग्जाम आती है, छोटी सी एग्जाम आती है फॉरेन जाने के लिए। अब अगर और देखें और क्या बन सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट, ये वाली चीज आप अभी इसी समय बिना किसी डिग्री के, बिना किसी पढ़ाई के अभी से शुरू कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी कंपनीज के लिए वो कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, अपना कि स्लोगन्स लिखते हैं, पोस्टर्स लिखते हैं। वो कौन करता है? लैंग्वेज वाले करते हैं, कोई और नहीं करता। अगर आप वो पोस्टर पीछे देख रहे हो तो उसमें सिर्फ नाम और वो लिखे, पर अगर उस पोस्टर में स्लोगन लिखा होता है, एडवर्टाइजमेंट लिखी होती है, टीवी पे ऐड आती है, तो पता नीचे स्लोगन होते हैं, पेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। नाइकी का होता है जस्ट डू इट। तो ये सब कौन लिखता है? ये लैंग्वेज वाले लिखते हैं, ये कोई और नहीं लिखता, ये कंपनी का मालिक नहीं लिखता। ये लिखता है जिसने लिटरेचर पढ़ा है, जिसने फंक्शनल इंग्लिश पढ़ी है, जिसने इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा है, ये सब वो लिखते हैं। अब जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में राहुल गांधी की माता जी, क्या नाम था उनका? आपको नहीं पता क्या कौन था? सोनिया गांधी। तो उन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी, उसमें फॉरेन कंट्रीज के पास जॉब बहुत ज़्यादा थी, पर क्या नहीं थी? कितने काम करने वाले लोग नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? अपना काम दूसरे देशों को दिया। दूसरे देशों में एक इंडिया आता है। अब इंडिया में लोग काम करते हैं फॉरेन कंट्रीज के लिए। आपने BPO पता है आपको? कॉल सेंटर्स पता है? इंटरनेशनल कॉल सेंटर होते हैं, कंपनीज होती है मल्टीनेशनल, और BPOs होते हैं। यहाँ पे जो ऑफिस के वर्कर्स काम करते हैं वो दिन में नहीं करते, जैसे कि आपके टीचर्स दिन में आते हैं, दोपहर को चले जाते हैं। वो काम करते हैं रात में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे दिन हो रहा होता है US में। तो आप यहाँ से बैठे बैठे काम करते हो उनके लिए। आप किसी कॉल सेंटर पे जॉब लेने जाओ तो आपसे नहीं मांगता कोई डिग्री, वो आपसे नहीं मांगता कोई सर्टिफिकेट। आपको अगर पराठेदार इंग्लिश बोलनी आती है, यू आर अपॉइंटेड, यू आर सिलेक्टेड। सिर्फ इंग्लिश के बेस पे आप बिना किसी डिग्री के, बिना किसी सर्टिफिकेट के भी आप कॉल सेंटर्स
या फिर BPO, इन सब जगह काम कर सकते हैं। एक भाषा जो इंग्लिश है वो सिर्फ भाषा नहीं रही है देश में, स्किल हो गई है, स्किल। अगर आपको आगे बढ़ना है, कोई भी फील्ड बढ़नी हो, साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, इंग्लिश, अगर आपके घर वाले आपको रोक रहे हैं या फिर कोई भी आपको बोलता है कि आपको ये क्यों पढ़ना है, एक बार घर वालों को जाके एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में सिर्फ इंग्लिश में समझाओ कि मुझे पढ़ना है और मुझे क्यों पढ़ना है। अगर उसके बाद वो आपको रोक ले तो आप बता देना। चलो, थैंक यू। How are you all? कैसे हैं आप सब? तो है ना भाई, लाइब्रेरी सिखाओ थोड़ी है। चलो, अब ये तो बैचलर्स की बात हुई, लेकिन इसके अलावा भी आप भी कुछ पढ़ सकते हैं। ये 3 साल के कोर्सेज होते हैं, बैचलर्स तो 3 साल के, मास्टर्स 2 साल के, लेकिन 1-1 साल के भी कोर्सेज होते हैं जो आप 10th के बाद भी कर सकते हैं। उसको डिप्लोमा कोर्सेज बोलते हैं। जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो 1-1 साल के होते हैं और वो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में, लिटरली किसी भी फील्ड में। आप फैशन डिजाइनिंग में कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग में कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट में कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में कर सकते हो, जिससे आपको 1 साल का वो करके कोर्स भी आपको जॉब मिल सकती है और आसानी से आप 30 से 1 लाख तक कमा सकते हो। और अच्छे कॉलेजेस में अगर अच्छे उसमें जाओगे तो ऑफकोर्स आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और ये MSU में हर डिपार्टमेंट में डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उस सब्जेक्ट के लिए भी। जैसे कि फैशन डिजाइनिंग में अगर आप एक साल का कोर्स करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज वहाँ से भी मिल सकती है। आपको है इंटरेस्टेड फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग में, राइट? आपको पसंद है, हो सकता है। पहले तो ये बताओ फैशन डिजाइनिंग क्या होती है, पता है? किसी को पता है? ये जो कपड़े मैंने पहने हैं किसने डिजाइन किए? कोई डिजाइनर होगा ना, राइट? और इतने सेलिब्रिटीज जो आप कपड़े पहनते हैं वो कहाँ से होते हैं? डिजाइन किए होते हैं, बड़े बड़े लेबल्स होते हैं, गुच्ची, प्राडा, राइट? तो उनके पीछे काम करने वाले लोगों को फैशन डिजाइनर बोलते हैं। और इंटीरियर डिजाइनिंग, जो बड़े बड़े घरों के जो इंटीरियर डिजाइनिंग करता है कि ये घर ऐसे होगा, यहाँ ये रूम होगा, यहाँ ऐसे शोपीस लगेंगे, जैसे इंटीरियर, तो सबको पता है मुकेश अंबानी का घर कितना फेमस है। तो किसने बनाया होगा? किसी बहुत अच्छे इंटीरियर डिजाइनर ने और आर्किटेक्ट ने। तो ये सब ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ तुम्हारी काबिलियत, यहाँ तुम ऐसे टैलेंट को यूज़ कर सकते हो अपने कुछ प्रोफेशनल चीज़ों के लिए। अपने टैलेंट को प्रोफेशनलिज्म में कन्वर्ट करके तुम कमा सकते हो जस्ट बाय डूइंग डिप्लोमास ऑल्सो। 1 साल का कोर्स भी अगर तुमको अलाउ नहीं करे पेरेंट्स तो बोलते ना 1 साल दे दीजिए मुझे, 1 साल में कुछ कर लूँगा, उसके बाद देख लीजिए। अगर फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो MSU में ही डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन करके है, वहाँ डिप्लोमा मिल सकता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, होम साइंस का भी मिल सकता है, जैसे खाना पीना, घर का जो साइंस है उस पर तुम काम कर सकते हो। एक और फैकल्टी है सोशल वर्क, जो हम NGO सर चला रहे हैं, अभी वो MSW भी कर रहे हैं, मतलब मास्टर्स इन सोशल वर्क। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। और इनकी जॉब अपॉर्चुनिटी ये है कि तुम एज HR किसी भी कंपनी में जा सकते हो। जो HR क्या होते हैं? जो कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बीच में होते हैं, जो एक मीडिया। સોશિયલ વર્કર તમને એવું પૂછે કે ડિગ્રી કર્યા પછી ક્યાં નોકરી લાગી શકો ને કેટલો પગાર બેનર કેટલી મજા આવે કે આપણે ભણતા પહેલાં જ ખબર હોય કે આપણે શું ભણીએ છીએ અને કેટલો પગાર મળશે. મજા આવે. હું ગુજરાતીમાં કહીશ બધું, બરાબર? કેમ કે હું ગુજરાતીમાંથી કરું છું. જો આપણે 12 પાસ કરીએ या 10 પાસ કરીએ, 10 પાસ કર્યા પછી 12મું આવે, 12માં કોમર્સ, આર્ટ્સ, સાયન્સ કોઈ બી વિષયમાંથી તમે ભણ્યા હોય એના પછી ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રીમાં આવે બેચલર ઓફ સોશિયલ વર્ક, બરાબર? એને કહેવાય BSW. BSW 3 વર્ષનો કોર્સ હોય, 3 વર્ષ સુધીને ભણવાનું આવે, જેમાં MS યુનિવર્સિટીમાં આપણે ચાલે છે. એના માટે એક નાનકડી એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ લેવામાં આવે. એ એક્ઝામ આપણે પાસ કરીએ એટલે પછી MS યુનિવર્સિટીમાં ભણીશું. પણ MS યુનિવર્સિટી ઇંગ્લિશમાં બધા વિષયો ભણાવે છે, બરાબર છે? ઇંગ્લિશમાં. એટલે અગર આપણે જો સોશિયલ વર્ક કરવાનો વિચાર હોય ને એ બી MS યુનિવર્સિટીમાં. બેટા તમને કહો, MS યુનિવર્સિટી એક સમયે વિશ્વની પહેલા નંબરની યુનિવર્સિટીમાં હતી. એટલી મોટી છે ને, જ્યારે તમે કોલેજ લાઈફમાં જશો અને MS યુનિવર્સિટીને વિઝિટ કરવા જશો ને, તો એટલા બધા અલગ વિભાગ છે ને, તમે ફરીને થાકી જશો. એવું કહેશો કે મને મહિનાના પૈસા આપ્યા હતા ને વાપરવા માટે, એ તો એક જ દિવસમાં જતા રહ્યા. એટલી મોટી મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી છે, જેને MS યુનિવર્સિટી કહેવાય છે. એનામાંથી પણ કરી શકો. પછી આ કોર્સ
પ્રાઇવેટ કોલેજમાંથી પણ કરી શકો છો. આ કોર્સને તમે ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ જેમ કે રેગ્યુલરમાં ભણો ને તો શું તમારે જવાનું હોય ભણવા, આવી રીતે ક્લાસમાં લેક્ચર લેવામાં આવે તો તમને ભણાવે. હવે ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ શું છે કે મહિનામાં યા અઠવાડિયામાં એક દિવસ તમને બોલાવવામાં આવે અને તમને ભણાવવામાં આવે. ત્યાં બીજા ઓપ્શન્સમાં કે તમે ઘરે બેઠા ઓનલાઈન ડિજિટલ લર્નિંગ કરી શકો છો. આપણે ગુજરાતમાં રહીએ છીએ તો ગુજરાતમાં એક યુનિવર્સિટી છે ગુજરાત યુનિવર્સિટી, જેને આ જ વર્ષથી પોતાનો ઓનલાઈન કોર્સ લોન્ચ કર્યો છે. મતલબ કોમર્સ, આર્ટ્સ, સાયન્સ એવા છોકરાઓ કે જેમને બહાર ભણવા જવું નથી, યા ઘરવાળાએ ભણવા જવા દીધા નથી, યા કોઈ પણ કેસમાં એમને બહાર નીકળવાનો મોકો નથી મળતો પણ ઓનલાઈન ભણવું છે,